हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज की क्लास अनजस्ट इनरिचमेंट को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। मैं फिर आपको यहाँ पर रिपीट कर दूं, अनजस्ट इनरिचमेंट जो प्रिंसिपल है ये आपका पेपर नंबर 1 इसमें एप्लीकेबल भी है, पेपर नंबर 2 में भी है, पेपर नंबर 3 में भी है। इस अनजस्ट इनरिचमेंट की जो सीरीज की सारी वीडियोस हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक को आप 3 पॉइंट्स पर अलग अलग जगह पे कवर अप करेंगे। तो इसमें लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट के, और ये मैंने निरूपम बुक जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की इनसे लिया है, और ये डॉक्टर विपुल विमोद के द्वारा लिखी गई है। इसमें ये चैप्टर नंबर 4 है, और डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट सेक्शन 57-58 में बताया गया है जीएसटी एक्ट 2017 के लिए। हम लोग इसमें यहाँ तक कवर अप कर चुके हैं। जितना आपको दिख रहा है ये सब कंप्लीट किया जा चुका है, आपको जैसे पता है। अब हम लोग आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट एंड रिफंड ऑफ टैक्स। इन दोनों में इसका क्या रिलेशन है, क्योंकि शुरुआत इसकी यहीं से ही हुई थी कि आपको सबसे पहले वाले वीडियो में अगर याद हो तो गुड्स जो हैं बी से ए की तरफ सेल किए गए। जब ए ने ट्रांसफर किया तो बी ने जीएसटी जो है उसको भी ट्रांसफर कर दिया। तो जब गुड्स ए बी से ए के पास आए तो 10,000 का जीएसटी बी ने तो रिसीव किया, और बाद में ए ने इसको कंज्यूमर को सेल कर दिया क्योंकि डेस्टिनेशन प्लेस है, और फाइनली 10,000 जो टैक्स था वो तो कंज्यूमर ने दिया। मगर इसी पर ही अगर बी ने क्लेम कर दिया 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पर अब देखिए प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि ये जो 2,000 अब बी ने क्लेम किया है, तो अगर हम एथिकल बात करें तो एथिक्स के बेस पर ये टैक्स तो बी ने दिया ही नहीं। बी ने तो इसको शिफ्ट कर दिया था ए के ऊपर, बी ने तो सिर्फ कलेक्ट करके पे किया। आफ्टर देन ए ने इसको शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पर, कस्टमर ने फाइनली पेमेंट किया, और रिफंड जो है वो बी 2,000 का अगर रिसीव करते हैं तो यहाँ पर ये रूल इम्प्लीमेंट होता है, और फिर गवर्नमेंट यहाँ पर एक्शन लेती रिफंड ऑफ टैक्स में। अब ये 2,000 एग्जैक्टली किसको मिलना चाहिए, तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल को किया था कि ये 2,000 रुपीज जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए। मगर अब कंज्यूमर जो है वो ट्रेसेबल नहीं होता, ये बहुत बड़ी पोजीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस 2,000 को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर देते हैं। कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 और 4 पे इसके ऊपर पूरा ढंग से किया, डिपॉजिट फंड्स के ऊपर भी किया, जिसमें कंज्यूमर फंड पे देखा हम लोगों ने कि किस पर्पस के लिए इस तरीके के अमाउंट जो हैं यूज़ किए जाते हैं और क्यों फंड डेवलप किया जाता है। तो आज उसी पर ही ये लास्ट क्लास है, जिसपे हम लोग स्टार्टिंग का पॉइंट वही फिर से बोलूँगा कि रिफंड ऑफ टैक्स 2000 से ही ये स्टोरी शुरू हुई थी। इसी पर ही हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शन है जहाँ पर आप आंसर में इनको यूज़ कर सकते हैं। The doctrine of unjust enrichment would be applicable in all cases of refund. क्लियर था, यहीं से स्टार्ट ही हुआ था। मगर स्टार्ट हुआ था रिफंड ऑफ टैक्स के एग्जाम्पल से, मगर एक्सेप्शन नहीं थे, कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस है, उनको हमको ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 1, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इस जगह पर सबसे पहले तो ये पॉइंट आ गया, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई जिस समय आता है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जीरो रेटेड सप्लाई का हो जाता है एक्सपोर्ट। जो मैंने सबसे पहले वीडियो आपको दिया था उस वीडियो में एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंडीशंस बताई थी कि किस सिचुएशन में रिफंड ऑफ टैक्स इसके अंडर में नहीं आता है, और रिफंड ऑफ टैक्स की वजह हम यहाँ पर इसको कवर अप कर लेते हैं।
और रिफंड ऑफ टैक्स जो है हम लोगों को हर हालत में मिल जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो जब जीरो रेटेड की बात आएगी तो जीरो रेटेड सप्लाई आपके दिमाग में गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। और फिर ये तो टेक्निकल टर्म है जो मैंने आपको आंसर लिखना बता रखा है कि गुड्स लिखिए, सर्विस लिखिए और बोथ लिखिए। ठीक, इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग सच जीरो रेटेड सप्लाई। तो अब इसमें जो गुड्स हैं उनके ऊपर की बात भी आप समझ गए कि ये गुड्स कौन से हैं जो एक्सपोर्ट्स के लिए यूज हो रहे हैं। साथ ही साथ इन सप्लाई को अगर यूज किया गया है तो ये वाले पोर्शन जो रहते हैं इनके ऊपर आपको रिफंड मिलता है, और अनजस्ट इनरिचमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट बेटा नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। सेकंड नंबर पॉइंट है हम लोगों का रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब हम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड की बात करते हैं, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है, तो इसके लिए पहले आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की मेरी क्लासेस नहीं करी हैं तो वो पीछे कर ले, और ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया था, जो ऑलरेडी हमने पे कर रखा है इसी को कवर अप करने के लिए अगर रिफंड होता है तो अनजस्ट इनरिचमेंट का उल्लंघन नहीं होगा। पॉइंट नंबर थर्ड कहता है रिफंड ऑफ टैक्स किससे रिलेटेड है? पेड ऑन सप्लाई। सप्लाई तो सारी ही होंगी, ये भी आपको पता है। अब इन सप्लाई से रिगार्डिंग स्पेसिफिक नेचर की जो सप्लाई है उसकी बात समझिए। विच इज नॉट प्रोवाइडेड, मतलब सप्लाई मतलब सेल, विच इज नॉट प्रोवाइडेड उनके ऊपर चाहे पूरा हो चाहे पार्शली हो, एंड फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड और वेयर अ रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड। तो आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि रिफंड वाउचर क्या होते हैं। तो रिफंड वाउचर, जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो तो फर्स्ट क्लास में पूरा रिफंड वाउचर विद स्पेसिमेन कैसे बनाया जाता है अनजस्ट इनरिचमेंट वाली क्लास में बता दिया था। तो जिन्होंने ना देखा हो वो रिवर्स करके रिफंड वाउचर्स भी देख लें कि हम लोग किस तरह से इनको यूज करते हैं। क्योंकि जब बेटा एडवांस वाली क्लास होती है, एडवांस टैक्स की क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, तो जब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स होता है तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का यूज जो है वो किया ही जाता है रिफंड वाउचर के लिए। तो जब रिफंड वाउचर में दिक्कत आपको समझ में आए तो आप एडवांस जो टैक्स पे वाली क्लासेस हैं उनको देखिएगा, तो एडवांस टैक्स में इन आपको रिफंड वाउचर की बात मिल जाएगी। तो एडवांस टैक्स की कंडीशन थोड़ी सी बता देता हूँ जिन बच्चों ने अभी यहाँ पर अगर ज्वाइन कर रखा हो। कभी कभी बिजनेस में जब गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में एडवांस देने का रिवाज होता है, और कभी कभी पूरा ही पैसा एडवांस दे देते हैं। तो अगर आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया, गुड्स और सप्लाई दोनों के लिए अलग अलग टाइम होता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग इसके ऊपर वाउचर्स डेवलप हो जाते हैं, और एडवांस वाउचर के अकॉर्डिंग ही पूरा उसमें एक सिस्टम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स जनरेट हो जाता है। अब आगे आकर के सपोज करिए कि अब यही एडवांस जो पेमेंट लिया था तो अब हमें नेक्स्ट मंथ में इस गुड्स को सप्लाई करना था और किसी वजह से हम इन गुड्स को सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर गुड्स नहीं सप्लाई कर पाएंगे और ऑलरेडी टैक्स इस जगह पर पे किया जा चुका है तो उस टैक्स को वापस लेने का राइट डेवलप हो जाता है, और इस टैक्स को जब हम वापस लेते हैं तो यही रिफंड वाउचर्स उस समय डेवलप किए जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर इनके ऊपर अगर रिफंड मिलता है तो इस यहाँ पर अनजस्ट एनरिचमेंट वाली बात जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगी। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77। तो सेक्शन 77 के रिलेशन में बात करता है कि उससे रिगार्डिंग अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर ये अट्रैक्ट नहीं करता है अनजस्ट इनरिचमेंट प्रिंसिपल को। द टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी or any other amount paid by the applicant if he had not passed on the incidence of such tax
एंड इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन। यहाँ पर टेक्निकल टर्म है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है कि जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है, जो इसके दायरे में जीएसटी के आ गया है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सपोज करिए मिस्टर जेड हैं, उनके ऊपर जीएसटी लेवी कर दिया गया और इंटरेस्ट भी अगर नहीं पे किया तो उसके ऊपर बाद में इंटरेस्ट भी एक्ट अथॉरिटी की तरफ से लगा दिया गया। तो ये सब चीज़ें पेमेंट जेड ने कर दी। बाद में ऐसा पता चलता है कि ये टैक्स जो इंसिडेंस हुआ था जड के ऊपर, वो जड के लिए नहीं था, ये किसी अदर पर्सन के लिए था। तो जब बेटा ये किसी अदर पर्सन के लिए था और जड इसके दायरे में आ गए, जड ने इसका पेमेंट कर दिया, धोखे से कर दिया, किसी वजह से कर दिया, कोई और रीजन हो सकता है, तो यहाँ पर इस एक्सेस पेड अमाउंट को जिस इंसिडेंस में इनको नहीं आना चाहिए था, उसका मिस्टर जेड रिफंड करेंगे। और सर अदर पर्सन वो अलग बात है, अलग सेक्शन की बात है, अभी तो हम लोग रिफंड के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 6 के ऊपर। द टैक्स और इंटरेस्ट बॉर्न बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट्स एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहती है जीएसटी काउंसिल के सजेशन के ऊपर, इसी तरह अगर जीएसटी काउंसिल सजेशन देती है, जैसे पॉइंट नंबर 5 में था कि रॉन्गली इंसिडेंस चार्ज पर्सन्स को रिफंड ऑफ टैक्स दिया गया, तो उसी तरह से कोई भी कंज्यूमर का क्लास हो सकता है, कोई भी जो सेलर है उसका क्लास हो सकता है जो जीएसटी के लिए थे। तो कंज्यूमर तो बेटा रिफंड क्लेम ही नहीं कर पाते। तो अब जो भी आपका सेलर है उसके पर्टिकुलर क्लास के लिए जीएसटी काउंसिल अगर गवर्नमेंट को सजेशन देता है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला करके उस पर्टिकुलर क्लास को एग्जम्प्ट कर लेती है और उनको अगर रिफंड दिया जाता है तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट के अगेंस्ट में नहीं होगा। अब हम लोग बहुत जल्दी से एक बार इस पे सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके एक्सेप्शन मेजर क्या हैं। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जीरो रेटेड सप्लाई। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा तो रिफंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, रिफंड वाउचर हिंट याद रखिएगा एडवांस ऑफ टैक्स के, इससे रिगार्डिंग अगर रिफंड है तो कोई बात नहीं है। सेक्शन 77 में अगर रिफंड कराया गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हमें बताता है इंसिडेंट्स, रॉन्गली इंसिडेंट्स, जो जेड की मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इस कंडीशन में अगर रिफंड होता है तो कुछ नहीं होगा। या फिर सिक्स्थ पॉइंट, जीएसटी जो काउंसिल है उसने रिकमेंड कर दिया, इस वजह से इन सबको एक्सेप्शन में रखा जाता है। तो आपका जब आंसर होगा तो आंसर में अगर एक्सेप्शंस आपसे पूछे जाएं तो जरूर इन 6 पॉइंट्स को लिखिएगा, इनसे आपका आंसर थोड़ा सा रिच हो जाता है। और एक्सेप्शन है तो देना ही देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सर किस तरह का आ सकता है आपके दिमाग में बात आती है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली होगा अनजस्ट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने के लिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ अनजस्ट इन्वेस्टमेंट, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट है। फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर लिखना होगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो कंडीशंस देख लीजिएगा कि एक्सेप्शन उसके दायरे में आता है कि नहीं। अगर एक्सेप्शन को आप कवर अप कर लेंगे तो आपके लिए बेटा बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जितने मैंने एग्जाम्पल्स प्रीवियस सब लेक्चर्स में दिए हैं उन एग्जाम्पल को आप लोग जरूर से ज़रूर कोट करिएगा, तो इससे आपका आंसर जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अकाउंट एंड ऑडिट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, द अकाउंट एंड बुक्स ऑफ दिस अकाउंट विल बी मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज अकाउंट विल बी ऑडिटेड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जितना भी रिकॉर्ड हो रहा है इसके लिए मेंटेन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करके बताता है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, इन सब के लिए
एक कमेटी बनाई गई है, देयर विल बी स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑपरेटिंग दिस फंड। कौन सा फंड? जो वेलफेयर फंड था हम उसकी बात कर रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना है, किसी एक पर्सन के ऊपर नहीं होता। तो इस कमेटी में चेयरमैन, फिर वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर और फिर अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट सही समझती है उनको यहाँ पर बना दिया जाता है। अच्छा, अब जो ये कमेटी में चेयरमैन होगा, फिर ये आता है कि सर ये कौन हो सकता है कमेटी में, वाइस चेयरमैन कौन होगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, तो इसके लिए भी डिटेल्स कमेटी की प्रॉपर दे दी गई हैं। तो अब जब बेटा कमेटी की बात आए तो एग्जामिनेशन में कमेटी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये कमेटी वेलफेयर फंड से रिलेटेड है। मगर क्योंकि आप नॉलेज अगर गेन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वेलफेयर कमेटी के सीन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसमें सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीधी सी बात है कि जो चेयरमैन है उसके लिए सेक्रेटरी, फिर इस कमेटी के बाद नीचे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स किन किन के हैं, तो ये टोटल पॉइंट जो है 10 तक का आपके पास दे रखे हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में आंसर लिखने समय में नोट कर सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। देन जो ये कमेटी है इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो नॉर्मली जो कमेटी फंक्शंस करती हैं कि मीटिंग करनी होगी, मीटिंग में कुछ नोटिस देना होता है। तो ये पार्ट ऑफ फंक्शन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। पावर ऑफ कमेटी भी आपके सिलेबस में नहीं दे रखी है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस कमेटी का इंट्रोडक्शन आपके लिए सफिशियंट है। बाकी ये कमेटी जो है पार्ट ऑफ सिलेबस आपका नहीं था। देन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब जो ये फंड है ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए होगा, जो गवर्नमेंट सही समझती है या फिर जीएसटी काउंसिल इनको सजेस्ट करती है। तो सर पूरा आज यहाँ पर तो कंटेंट हो जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन तो देख लीजिए बेटा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है तो एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, सीधे सीधे आप लिख लेंगे। और अगर लॉन्ग तक जाता है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये भी आपका शॉर्ट के लिए रहता है क्योंकि स्पेसिफिक कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है वो डॉक्ट्रिन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी अपने अंडर में लेता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल सीखे उनका आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। एंड इन विच केसेस दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल, जो आज हम लोगों ने सीखा है ये भी आपको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यही एक्सेप्शन है कि किस समय यूज नहीं होता। आज ये 6 पॉइंट्स आपने सारे लिखे हैं, इन पूरे 6 पॉइंट्स को अपने आंसर में मेंशन कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। आज आपका टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके पेपर 1 में भी लिंक है, पेपर 2 में भी लिंक है और पेपर 3 में लिंक है। इसके जितने भी वीडियोस हैं, फर्स्ट वीडियो क्योंकि ओवरव्यू था, वहाँ पे सब कंडीशंस कवर अप कर ली गई थी, वहाँ से लेकर इस लास्ट वीडियो तक जरूर रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन में इनके ऊपर क्वेश्चन आपका आता ही आता है।